गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फसल चक्र। इसको सस्यावर्तन भी कहते हैं, यानी क्रॉप रोटेशन। हमारा जो लेसन है ड्राई फार्मिंग चल रहा है, जिसमें अपन ने पिछली क्लास में इसकी परिभाषाएं और इसके सिद्धांत अपन ने पढ़े थे। आज अपन लेंगे फसल चक्र यानी सस्यावर्तन, क्रॉप रोटेशन। डेफिनेशन की अपन बात करें तो किसी निश्चित भूमि में एक निश्चित अवधि में फसलों को निश्चित क्रम में बोना क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। यानी किसी निश्चित भूमि में एक निश्चित अवधि में फसलों को निश्चित क्रम में बोना फसल चक्र कहलाता है। किसी निश्चित भूमि, यानी भूमि अपनी क्या होगी? निश्चित होगी। यानी इसके लिए जैसे अपने खेत अपन ले सकते हैं। हमारे पास जो भूमि उपलब्ध है, जो खेत उपलब्ध है, वो इसके अंतर्गत आएगा। तो किसी निश्चित भूमि में निश्चित अवधि में, यानी इसकी जो अवधि है, समय है, वो भी क्या होगा? निश्चित होगा। उसमें फसलों को निश्चित क्रम में बोना, यानी उनमें जो फसलें बोई जाती है, जो अलग अलग ऋतुओं के अंदर जो फसलें बोई जाती है, उसको निश्चित क्रम में बोना ही क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। यानी हम मृदाओं की उर्वरा शक्ति बनी रहे, कीट रोगों का प्रकोप कम हो, हमारे जो फसल है उसका उत्पादन सर्वाधिक हो। इन दृष्टि से, यानी इनको देखते हुए हम फसल चक्र अपनाते हैं। फसल चक्र के अंदर जैसे मान लो कि 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्षों का अपन फसल चक्र बनाते हैं। एक वर्ष के अंदर 2 फसलें रखी जाती हैं। यदि अपन जायद की फसल लें तो 3 फसलें भी अपन ले सकते हैं, लेकिन अधिकतर स्थानों पर एक वर्ष के अंदर 2 फसलें ली जाती हैं। यानी एक वर्ष में 2 फसलें हो जाएगी। यदि अपन 2 वर्षों का अपन फसल चक्र अपनाते हैं तो उसमें टोटल फसलें होगी 4। कितनी होगी? 4। इसी प्रकार यदि अपन 3 वर्षों का फसल चक्र अपनाते हैं तो उसमें टोटल अपनी फसलें होगी कितनी? 6 फसलें होगी। उनको निश्चित क्रम में बोना ही क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। ठीक है। जैसे माना कि अपन ने रबी की फसल में जो है अपन ने गेहूं बो दी। ठीक है। गेहूं के बाद में फिर अपन ने बाजरे की फसल ले ली। ये एक वर्ष कंप्लीट हो गया। ये रबी की फसल हो जाएगी, ये खरीफ की फसल हो जाएगी। ठीक है। फिर गेहूं न लेकर, यानी गेहूं पहले अपन ने ले लिया, गेहूं के बाद में जैसे मान लो अपन ने ले लिया सरसों। ठीक है। उसके बाद में अपन ने ले लिया क्या? गन्ना। तो ये 2 वर्षों का फसल चक्र बन गया। ठीक है। यानी ये पहला वर्ष हो जाएगा, गेहूं प्लस बाजरा और सरसों और गमार, ये दूसरा फसल। इसी प्रकार पर 3 वर्षों का अपन बनाते हैं तो 3 वर्षों का भी अपन इसमें 2 फसलें अपन और जोड़ सकते हैं। ठीक है। इनको निश्चित क्रम में बोना ही क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। यानी अपन ने गेहूं से स्टार्ट किया, गेहूं के बाद में फिर अपन ने बाजरा बोया, बाजरे के बाद में फिर अपन ने सरसों बोई, सरसों के बाद में फिर अपन ने क्या बोया? गंवार। गंवार बोने के बाद में फिर वही रबी के ऋतु के अंदर अपन ने वापस अपन क्या लेंगे? गेहूं लेंगे, फिर बाजरा लेंगे, सरसों लेंगे, फिर गंवार लेंगे। ठीक है। ये क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। आगे समझ में, यानी सस्यावर्तन। तो
जैसे माने कि अपने पास कोई खेत है या हमारे पास जो भी भूमि उपलब्ध है या कोई खेत है, उस खेत के अंदर अपन फसल चक्र बनाते हैं। जैसे माना कि अपने पास ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर अपन ने ये फसल चक्र बनाया है और उसी के अकॉर्डिंग अपन इसके अंदर उत्पादन लिया है, ठीक है, वो कहलाता है क्या, फसल चक्र। इसके अपन लाभ भी अपन पढ़ेंगे आगे, ठीक है, कि किस प्रकार से क्या लाभ होता है। एक इनमें जो फसल चक्र बनाते हैं उस फसल चक्र के अंदर कौन कौन सी बातों का अपन ध्यान रखते हैं वो भी अपन देखेंगे इसके अंदर आगे नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, ठीक है। यानी इसमें जैसे मान लो कि कुछ अपने पास गहरी जड़ वाली फसलें हैं तो उसके बाद में अपन उसके अंदर एक कम गहरी वाली जड़ जो फसलें हैं उनको समावेशित करना है। अब जैसे मान लो कि इसके अंदर अपने पास 4 फसलें हैं, 4 फसलों में एक फसल अपन ने क्या ले ली, लेग्यूमिनेसी कुल की ले ली, यानी इससे क्या होगा, नाइट्रोजन का इस्तेमाल होगा, ठीक है, और मृदाओं की जो उर्वरता है उनमें क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी मृदा उर्वरता बढ़ेगी, यानी नाइट्रोजन जो होगा वो मृदाओं में, यानी मृदाओं के अंदर जो नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण होगा वो गंवार की फसल से, ठीक है। तो जो फसल चक्र अपन बनाते हैं उसके अंदर एक फसल जो है वो अपन लेग्यूमिनेसी कुल की अपन रखते हैं, तो वो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो है अलग अलग फसल चक्र बनाया जाता है। जिसे माना कि अपने पास ज़्यादा जल उपलब्ध है, ठीक है, तो अपन अधिक जलमांग वाली जो फसलें हैं वो भी अपन ले सकते हैं। जैसे माना कि अपन ने कपास ले लिया, धान की फसल ले ली, तो वो भी अपन इसके अंदर सम्मिलित कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे मान लो कि अपने क्षेत्रों में होने वाली जो फसलें हैं, हमारे यहाँ पर होने वाली जो फसलें हैं वो है, इसलिए मैंने इनका उदाहरण दिया। जैसे माना कि कुछ क्षेत्रों के अंदर ज़्यादा जलमांग वाली जो फसलें हैं वो भी ली जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो सिंचाई जल स्रोत है वो उपलब्ध होता है। तो वहाँ पर जैसे मान लो कि जलवायु के अकॉर्डिंग, जैसे जहाँ की जलवायु कपास के अकॉर्डिंग है तो वहाँ पर कपास भी ली जा सकती है, धान भी ली जा सकती है, गन्ना भी लिया जा सकता है, तो ये अधिक जलमांग वाली फसलें होती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी अपन नहीं करेंगे कि फसल चक्र के अंदर जो अपन फसलें रखते हैं वो ज़्यादा जलमांग वाली हो, नहीं, ज़्यादा जलमांग वाली फसलों के साथ में कम जलमांग वाली जो फसलें हैं वो भी ली जाए। नॉन लेग्यूमिनेसी कुल की फसलों के साथ में लेग्यूमिनेसी कुल की फसलों को भी उसमें सम्मिलित किया जाए, ठीक है, वो कहलाता है क्या, फसल। इसकी डेफिनेशन रहेगी, किसी निश्चित भूमि में, किसी निश्चित भूमि के अंदर निश्चित अवधि में, यानी ये निश्चित अवधि हो गया 2 वर्षों का अपने फसल चक्र बना लिया, ठीक है। इसी प्रकार अपन 3 वर्षों का पेपर बना सकते हैं। तो निश्चित अवधि में फसलों को निश्चित क्रम में बोना, यानी केवल इसी क्रम में अपन इस क्षेत्र के अंदर निश्चित अवधि में यानी 2 वर्षों में इसी क्रम में फसलों को बोया जाता है, क्या कहलाता है, फसल चक्र। दूसरी डेफिनेशन की अपन बात करें तो किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि में फसलों को हेरफेर कर, यानी फसलों को हेरफेर कर, यानी फसलों में हेरफेर करना है, बदलाव करना है, ये हेरफेर हो गया, ठीक है। यानी क्योंकि अपन ने एक ही प्रकार की फसल न लेकर अपन ने अलग अलग प्रकार की फसलें अपन ने ली, ठीक है। तो फसलों में हेरफेर कर इस प्रकार से बोना कि फसलों में अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो सके, ठीक है, फसलों में अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो सके और भूमि की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे, क्या कहलाता है, फसल चक्र, ठीक है। इनमें हेरफेर इसलिए किया जाता है, फेर बदलाव इसलिए किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके। यदि आप एक ही प्रकार की किसी क्षेत्र के अंदर या किसी भूमि के अंदर आप एक ही प्रकार की फसलें आप लेते हो, जैसे माना कि आपने 1 वर्ष का फसल चक्र बना लिया, इसमें गेहूँ बाजरा यदि आप बो रहे हो तो एक निश्चित पोषक तत्वों की उसमें कमी होगी, क्योंकि जो गेहूँ के जो पौधे होंगे वो निश्चित पोषक तत्वों को अवशोषित करेंगे। कुछ समय बाद में यानी कुछ वर्षों के बाद में उनमें विशेष पोषक तत्वों की कमी होने लगेगी और उत्पादन में क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक है। इसलिए अपन उसमें फसल चक्र बनाते हैं, ठीक है। यानी एक ही प्रकार की जब अपन फसल उगाते हैं एक ही खेत के अंदर, यदि एक ही प्रकार की फसल अपन लंबे समय तक यदि अपन उगाते हैं तो उनकी जो उर्वरा शक्ति है वो कम होने लगेगी और उसमें विशेष पोषक तत्वों की कमी होने लगेगी, ठीक है। इसलिए अपन क्या बनाते हैं, फसल चक्र। तो एक तो उसका जो उत्पादन है, उसकी जो पैदावार है वो प्राप्त हो सके,
इसके साथ ही भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो भी नष्ट न हो। ठीक है, इस उद्देश्य से अपन क्या बनाते हैं, फसल चक्र बनाते हैं। अब अपन बात करते हैं फसल चक्र के सिद्धांत। फसल चक्र के सिद्धांतों की बात करें तो इसमें कुछ पॉइंट है वो अपन लेंगे। पहला, गहरी जड़ वाली फसलों के बाद में उथली जड़ वाली फसलें होना। गहरी जड़ वाली फसलों के बाद जड़ वाली फसलें होना चाहिए। ठीक है, जैसे कपास, गहरी जड़ वाली फसलों के बाद में उथली जड़ वाली फसलें होनी चाहिए। यानी फसल चक्र के अंदर यदि कोई गहरी जड़ वाली फसलें हैं उसके बाद में कम गहराई वाली जो जड़ें वाली जो फसलें हैं उनको सम्मिलित करना है फसल चक्र में। ऐसा इसलिए क्योंकि गहरी जड़ वाली जो फसलें होंगी वो अधिक गहराई से पोषक तत्वों का अवशोषण करेंगी और कम गहरी वाली जो जड़ होगी यानी कम गहराई वाली जो जड़ें होगी वो ऊपर से यानी मृदा सतह से कुछ गहराई के अंदर से ही पोषक तत्वों का क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे। कहने का मतलब जो पोषक तत्व निचली से स्तरों में चले जाते हैं यानी अधिक गहराई पर चले जाते हैं उनको गहरी जड़ वाली फसलों के द्वारा उनका अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है फसल चक्र बनाते समय वो अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, दलहनी फसलों के बाद में दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलें होना। फसलें होना चाहिए यानी दलहनी फसलों के बाद में क्या होना चाहिए, अदलहनी फसल। जैसे गंवार, गंवार लेगुमिनेसी कुल की फसलें हैं और गेहूं नॉन लेगुमिनेसी। ठीक है, ताकि इसके द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जा सके यानी नाइट्रोजन को स्थिर मृदाओं के अंदर स्थिर किया जा सके और नून जो है वो नॉन लेगुमिनेसी। यदि आप फसल चक्र के अंदर लेगुमिनेसी कुल की फसलों को आप सम्मिलित नहीं करोगे तो नाइट्रोजन की जो पूर्ति है यानी यदि अपन गंवार की फसल यानी दलहनी फसलें यदि अपन फसल चक्र के अंदर लेते हैं तो इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा यानी नाइट्रोजन की पूर्ति इस फसल में तो होगी। इसके बाद में ली जाने वाली जो फसल है उसमें भी कुछ नाइट्रोजन की पूर्ति जो है इस फसल के द्वारा की जाती है क्योंकि गंवार के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा और मृदाओं के अंदर जो नाइट्रोजन है वो मृदाओं के अंदर स्थिर हो जाएगी और अगली फसल को भी जो है नाइट्रोजन की पूर्ति। ठीक है, अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद चाहने वाली फसलें होना।
बोना चाहिए। ठीक है, जैसे गन्ना, गेहूं। गन्ना को ज़्यादा खाद की आवश्यकता होती है और गेहूं को गन्ने की अपेक्षा कम खाद की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या बनाते हैं, फसल चक्र बनाएंगे। आने वाले समय में यह आपको ध्यान में रखना है, यदि कोई फसल चक्र है तो दो फसलों के बीच में अपन डैश लगाएंगे इस प्रकार से, जबकि इससे पहले अपन ने फसल वो मिश्रित फसल अपन ने पढ़ी थी। मिश्रित फसल के अंदर जैसे मान लो कि अपन मिश्रित फसल को लेते हैं, जैसे गेहूं प्लस सरसों, गेहूं और सरसों, तो बीच में अपन क्या लगाएंगे, प्लस। इसका मतलब क्या होगा, ये मिश्रित फसल है। ठीक है, बीच में प्लस लगाएंगे अपन, किसमें लगाएंगे, मिश्रित फसलों, यानी गेहूं और सरसों साथ साथ बोई जाएगी, यानी ये मिश्रित फसल। जबकि बीच में यदि डैश लगाएंगे अपन, वो किन फसलों में लेंगे, फसल चक्र, यानी गन्ना और गेहूं, ये एक तरह से क्या है, फसल चक्र अपन ने बनाया है। तो इसमें अपन क्या लगाएंगे, डैश लगाएंगे या माइनस। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना है उदाहरण देते समय। इसके अलावा जैसे अधिक जलमांग वाली फसलों के बाद में कम जलमांग वाली फसलें बोना। अधिक जलमांग वाली फसलों के बाद में कम जलमांग वाली फसलें बोना, जैसे धान सरसों। धान सरसों, यानी धान को ज़्यादा जल की आवश्यकता होगी और सरसों को कम जल की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार जैसे मान लो कि अपन ने ले लिया धान चना, धान चना। ठीक है, तो धान अधिक जल वाली हो जाएगी और जो चना है कम जल वाली। आ रही है बात समझ में? तो ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि गन्ना और धान अधिक जलमांग, इनकी जलमांग जो होती है वो ज़्यादा होती है। प्रतिदिन के हिसाब से यदि अपन देखें तो धान की जलमांग सर्वाधिक होती है, और यदि पूरी फसल अवधि की अपन बात करें तो सर्वाधिक जलमांग जो है वो किसकी होती है, गन्ने की होती है। ठीक है, तो फसल चक्र बनाते समय ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि अधिक जलमांग वाली फसलों के बाद में कम जलमांग वाली फसलें होनी चाहिए। मृदा क्षरण को प्रोत्साहन देने वाली फसलों के बाद में, मृदा क्षरण को प्रोत्साहन देने वाली फसलों के बाद में जो है मृदा क्षरण अवरोधक फसलें बोना, जैसे मक्का और बरसी। मक्का जो है उसमें मृदा क्षरण ज़्यादा होता है। यदि अपन मक्का की फसल अपन बोते हैं तो जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है या वर्षा के द्वारा या सिंचाई के द्वारा जो है वो मृदा का क्षरण यानी मृदा का कटाव जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो पौधे होते हैं बड़े होते हैं और इनमें पौधे दूर दूर होते हैं, यानी इसमें कतार से कतार की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी ज़्यादा रखी जाती है। तो बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, काफ़ी ज़्यादा खाली जगह होती है, तो इसमें मृदा क्षरण होता है। बरसी में कि मृदा सतह के ऊपर फैलने वाली फसलें, ठीक है, जैसे मूंगफली है, बरसीम है, रिंजका है, ये मृदा की सतह के ऊपर फैलकर वृद्धि करती है। इसका मतलब ये मृदा क्षरण को क्या करती है, कम करती है। अरे बात समझ में? तो फसल चक्र में ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि जो मृदा क्षरण को प्रोत्साहन देने वाली जो फसलें होती है, यानी जो मृदा कटाव को नहीं रोक पाती है, उन फसलों के बाद में मृदा क्षरण अवरोधक जो फसलें हैं वो अपने को लेनी। इसी प्रकार से अपन ने ले लिया कपास, चना। कपास जो है उसमें मृदा क्षरण ज़्यादा होगा, जबकि जो चना है उसमें मृदा क्षरण कम होगा। लवणीय मृदाओं हेतु जो फसल चक्र है उसमें लवणीयता सहनशील फसलें बोनी चाहिए, यानी जहाँ की मृदाएं लवणीय है तो वहाँ पर लवणता को सहन करने वाली जो फसलें हैं, जैसे सनई है, देचा है, कपास है, सरसों है, इस प्रकार की जो फसलें हैं उस क्षेत्र के फसल चक्र के अंदर सम्मिलित हैं। एक ही कुल की फसलें लगातार नहीं उगानी चाहिए, यानी जिनका कुल एक ही है वो उन फसलों को लगातार नहीं उगाना चाहिए। ठीक है, जिससे माना कि अपन लेगुमिनेसी कुल की फसलें ही अपन ले रहे हैं, या जैसे लेगुमिनेसी कुल की फसलें हैं, या फिर जैसे मानो कि ग्रेमिनी कुल है, वही फसलें अपन ने पूरी फसल चक्र के अंदर ग्रेमिनी कुल ही अपन ने रख दिया,
तो इससे क्या होगा कि विशेष पोषक तत्वों की कमी जो है उन मृदाओं में देखने को मिलेगी। ठीक है, इससे पहले जब मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो कि अपने गेहूं की फसल अपन बोते हैं, गेहूं की फसल है, फिर अपने मान लो कि बाजरा अपन बोल रहे हैं, फिर गेहूं बोल रहे हैं, फिर बाजरा बोल रहे हैं, फिर एक ही प्रकार की फसल लेने से जो गेहूं के पौधे जो है वो गेहूं के पौधे जिन पोषक तत्वों का अवशोषण करेंगे उस समय बाद में उस भूमि के अंदर उन पोषक तत्वों की कमी होने लगेगी, क्योंकि उनकी पूर्ति नहीं होगी और लगातार पौधे के द्वारा उनका अवशोषण किया जा रहा है, तो इससे विशेष पोषक तत्व की जो कमी है वो देखने को मिलेगी। कृषि संसाधनों का क्षमतापूर्ण उपयोग होना चाहिए। जो हमारे पास जो कृषि संसाधन है उनका भी क्षमतापूर्ण उपयोग होना चाहिए। इस प्रकार की फसलें, जैसे मान लो कि गहरी जड़ वाली फसलों के बाद में उतली जड़ वाली फसलें, यानी ज़्यादा गहराई वाले, यानी ज़्यादा मिट्टी पलटने वाला हल जो है, ज़्यादा गहराई जुताई करना, कम गहराई से जुताई करना, तो इस प्रकार के जो सभी यंत्र अपने पास उपलब्ध है उनका भी उपयोग होना चाहिए। फसल चक्र किसान की घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए, यानी हमारे घर के अंदर जो हमारी जरूरी जो आवश्यकता है उसको भी ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। जैसे माना कि अपने फसल चक्र के अंदर अपने गेहूँ को अपने शामिल नहीं किया, लेकिन हम गेहूँ खाते हैं, तो कहने का मतलब अपन जैसे मान लो कि दूसरी गेहूँ की जगह अपने जैसे मान लो कि सरसों की फसल अपन बोल रहे हैं, फिर सरसों को बेच रहे हैं, फिर गेहूँ अपन खरीद रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी पहले जो हमारी आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति हो और उसको भी अपने को ध्यान में रखें। ठीक है, जैसे माना कि अपन गेहूँ खाते हैं तो गेहूँ, बाजरा खा रहे हैं तो उसमें बाजरे को भी शामिल करना चाहिए, ताकि जो है हमारी जो खाद्यान्न की जो पूर्ति है वो हमारे खेत से ही हो जाए। फसल चक्र निकटवर्ती कृषि आधारित उद्योगों को ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए, यानी हमारे निकट कौन से कृषि के उद्योग कार्यरत है उनको भी ध्यान में रखकर जो है क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। ठीक है, जैसे माना कि हमारे पास गंवार की फैक्ट्री है, गंवार का उत्पादन अपन कर सकते हैं ताकि कम लागत के अंदर उसको फैक्ट्री तक पहुंचाया जा सके। इसी प्रकार जैसे मान लो कि कोई और, जैसे मान लो कि अपने पास तेल निकालने वाले उद्योग हमारे पास स्थापित है, तो अपन सरसों का उत्पादन अपन कर सकते हैं ताकि कम लागत में उसको फैक्ट्री तक पहुँचाया जा सके। तो कहने इसी प्रकार जैसे मान लो कि हमारे पास जैसे टमाटर सॉस बनाने वाले फैक्ट्री है, उद्योग है, उसको टमाटर की आवश्यकता है, फसल चक्र के अंदर जैसे मान लो कि अपने टमाटर का उत्पादन करने के लिए, यानी टमाटर को उसमें शामिल ताकि कम लागत के अंदर ही उसको उद्योग तक पहुँचाया जा सके। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए फसल चक्र तैयार किया जाता है। क्लियर? उसके बाद देखेंगे फसल चक्र के लाभ। लाभ की पर बात करें तो सबसे पहला है मृदा उर्वरता में वृद्धि। मृदा उर्वरता में वृद्धि, यानी फसल चक्र अपनाते हैं तो मृदा में पोषक तत्वों और नमी का जो अवशोषण है वो संतुलित रूप से होने से मृदाओं की जो उर्वरता है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है, या हम कह सकते हैं कि जो मृदाएं हैं वो उर्वर बनी रहती है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्रकार की फसल बोते हैं तो उनमें पोषक तत्वों का ह्रास नहीं हो पाता है और जो हमारी मृदाएं हैं वो उर्वर बनी रहती है। दूसरा इसका जो लाभ है, मृदा की भौतिक लय मृदा की भौतिक व जैविक दशा में सुधार, यानी एक तो जो मृदा है फसल चक्र में जैसे दलहनी फसलों को अपन समावेशित करते हैं, तो दलहनी फसलों को समावेशित करने से जो नाइट्रोजन स्त्रीकरण होता है, नाइट्रोजन स्त्रीकरण के द्वारा जो मृदाएं हैं उनकी भौतिक दशा में क्या होता है, सुधार होता है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें फसल चक्र अपनाने से
जो मृदाएं हैं उनमें जीवाणुओं की क्रियाशीलता में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी हानिकारक जीवाणु नष्ट होते हैं और लाभकारी जो जीवाणु होते हैं जैसे नाइट्रोजन का स्वीकरण करने वाले, एग्लिसिल फास्फोरस को ग्लिसिल में बदलने वाले, एग्लिसिल पोटास को ग्लिसिल में बदलने वाले, ये जो लाभकारी जो फसलों के लिए लाभदायक होते हैं, ऐसे जीवाणु की क्रियाशीलता में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसका मतलब इसकी जैविक दशा में क्या होता है, सुधार होता है। तीसरा है खरपतवार नियंत्रण में सहायक फसल चक्र अपनाने से फसल विशेष में उगने वाले खरपतवारों का नियंत्रण होता है। फसल विशेष में उगने वाले खरपतवार जैसे गेहूं की फसल में गेहूंसा, यानी गेहूंसा का जो पौधा है, गेहूंसा खरपतवार जो है वो केवल गेहूं की फसल के साथ ही उगता है। तो ये फसल विशेष के खरपतवार होते हैं जो उसी फसल के अंदर उगते हैं। यदि अपन फसल चक्र अपनाते हैं तो जैसे मान लो कि गेहूं की फसल जो है 3 वर्ष के बाद में या 4 वर्ष के बाद में बोई जाएगी, तो इतने दिनों तक जो है गेहूंसा के जो बीज है वो नष्ट हो जाएंगे और उस विशेष खरपतवार जो है वो क्या हो जाएगा, उसका नियंत्रण हो जाएगा। वर्ष भर कृषि संसाधनों का उपयोग फसल चक्र अपनाने से कृषि संसाधन जैसे खाद, उर्वरक, सिंचाई, श्रमिक आदि का वर्ष भर पूर्ण उपयोग हो जाता है। जैसे मान लो कि अपने पास खाद है, फसल चक्र अपनाने से ज़्यादा जो खाद चाहने वाली जो फसलें हैं उनके अंदर उसको उस खाद को अपन काम में ले लेते हैं। उर्वरक अपने पास है, जैसे सिंचाई जल स्रोत अपने पास उपलब्ध है, तो जिनको ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, जिनकी ज़्यादा जल मांग होती है, उन फसलों को अपन फसल चक्र के अंदर शामिल करके ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। ठीक है, हमारे पास श्रमिक है, श्रमिक अपना हमारे पास उपलब्ध है, तो हम ज़्यादा श्रमिक जिसमें ऐसी फसलें जिसमें ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती है वो फसलें फसल चक्र के अंदर अपन शामिल कर सकते हैं। किसान की आर्थिक दशा में सुधार। जब अपन फसल चक्र अपनाते हैं तो फसल चक्र अपनाने से मृदा उर्वरता यानी मृदा उर्वरता बढ़ेगी। मृदा उर्वरता बढ़ेगी तो मृदा उत्पादकता भी बढ़ेगी, और जब मृदा उत्पादकता बढ़ेगी तो प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ेगी, और जब प्रति हेक्टेयर ज़्यादा उत्पादन होगा तो किसान को ज़्यादा लाभ होगा, यानी किसान की जो आर्थिक दशा है वो क्या होगी, सुधरेगी। ठीक है, यानी ज़्यादा मुनाफा होगा किसान। आगे के बाद सुनते हैं, फसल चक्र अपनाएंगे तो मृदा उर्वरता बढ़ेगी, मृदा उर्वरता बढ़ेगी तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा, उत्पादन ज़्यादा बढ़ेगा तो किसान की आर्थिक दशा है वो भी क्या होगी, किसान की घरेलू आवश्यकता की पूर्ति। पहले अपन इस सिद्धांत में देखा था कि जो घरेलू आवश्यकता होती है किसान की उसको भी फसल चक्र के अंदर शामिल करना चाहिए। ठीक है, जैसे खाद्यान्न है, दाल है, तेल है, सब्जियां हैं, जो किसान की घरेलू आवश्यकता होगी उसकी भी क्या हो जाएगी, इसमें पूर्ति होगी। जैसे मान लो कि अपने फसल चक्र के अंदर अपने दाल शामिल कर लिया, ठीक है, तो किसान की जो घरेलू आवश्यकता है दाल की उसकी पूर्ति हो जाएगी। जैसे अपने खाद्यान्न की फसल उसके अंदर शामिल कर ली तो खाद्यान्न की जो फसलें हैं जैसे गेहूँ है, यदि मान लो कि वो चावल खाता है तो धान की फसल अपन ले सकते हैं। वो खैर वो तो जलवायु के अकॉर्डिंग भी होगी, लेकिन जहाँ पर जैसे मान लो कि जलवायु गेहूँ के अकॉर्डिंग है तो किसान गेहूँ ज़्यादा उसको खाद्यान्न के तौर पर काम में लेता है तो उसको अपन शामिल कर सकते हैं, जिससे कि किसान की जो घरेलू आवश्यकता है उसकी भी क्या हो जाएगी, पूर्ति होगी।
पादप संरक्षण में सहायता, यानी जब अपन फसल चक्र अपनाते हैं तो पादप संरक्षण में सहायता मिलती है। पादप संरक्षण का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि अपन एक ही कुल की फसलें लगातार अपन नहीं बोते हैं तो इससे कीट व रोगों का नियंत्रण होता है। यदि आप एक ही प्रकार की फसल आप लेते हो उस फसल में लगने वाले कीट और रोगों का जो प्रकोप होगा वो ज़्यादा होगा, जो कि फसल को वो नष्ट हो सकता है, यानी फसल को वो नष्ट कर सकता है। ठीक है, तो इससे जैसे माना कि अपने सरसों है, सरसों के अंदर जैसे मान लो कि चेपा रोग लगता है, अपन लगातार सरसों का उत्पादन कर रहे हैं तो इससे उस सरसों के अंदर लगने वाले जो कीटों का जो प्रकोप होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अपन फसल चक्र अपनाते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार की अपन फसल बोते हैं तो उससे फसल विशेष में लगने वाले कीट और रोगों का जो नियंत्रण है वो इससे होगा। उचित नियोजन, उचित नियोजन यानी फसल चक्र से किसान को आगामी फसल का पहले ही पता चल जाता है। आगामी फसल यानी अगली फसल हमारी कौन सी होगी। यदि किसान फसल चक्र अपनाता है तो अगली फसल कौन सी होगी उस फसल का पता किसान को रहेगा, जिससे वह उस फसल से संबंधित जैसे उन्नत बीज है, खाद, उर्वरक आदि की व्यवस्था वो पहले ही कर लेगा। ठीक है, और इसे ही अपन क्या बोलते हैं, उचित नियोजन करना। यानी इससे जो किसान है उसकी आय में वृद्धि होगी। यदि वो उचित नियोजन करता है तो उसकी आय में वृद्धि होगी, क्योंकि समय पर फसल की बुआई कर देगा और समय पर फसल की बुआई होती है तो उसकी वृद्धि और विकास भी अच्छा होगा, जिससे उत्पादन बढ़ता है। तो फसल चक्र अपन अपनाते हैं तो अगली फसल का किसान को पता रहता है कि अगली फसल कौन सी आने वाली है, तो वो पहले ही जो है जैसे उसका जो उन्नत बीज है वो उससे संबंधित जो खाद उर्वरक है उसकी जो खरीदारी है वो पहले ही कर लेता है ताकि समय पर उसकी बुआई हो सके। मृदा क्षरण रोकने में सहायक, जिसे मैंने सिद्धांत में पढ़ा था कि मृदा क्षरण को प्रोत्साहन देने वाले फसलों के साथ या फसलों के बाद जो मृदा सतह के ऊपर फैलकर वृद्धि करने वाली जो फसलें हैं उनको बोना चाहिए। इससे मृदा क्षरण कम हो, यानी मृदा का कटाव कम हो। तो इसमें जो फसल चक्र है उस फसल चक्र के अंदर मृदा सतह के ऊपर फैलकर वृद्धि करने वाली जो फसलें हैं उनको उसमें फसल चक्र के अंदर यदि हम सम्मिलित करते हैं तो इससे जो मृदा का जो कटाव होगा वो कम होगा। ठीक है, इसके अलावा फसल उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि, जब अपन ऐसा हो जाएगा इसमें फसल उत्पादों की गुणवत्ता में उचित फसल चक्र अपनाने से जो फसल है उसके ऊपर कीट रोगों का प्रकोप कम होगा, खरपतवारों का प्रकोप भी कम होगा। इससे फसल की जो गुणवत्ता है उसमें क्या होगा, सुधार होगा। ठीक है, जैसे अपन ने पिछले लेसन में अपन ने पढ़ा था खरपतवार, उसमें खरपतवारों के अंदर जैसे मान लो कि सरसों के बीजों के साथ में 87 के बीज जो खरपतवार है 87 उसके बीज जब मिल जाते हैं तो उसके तेल के अंदर दुर्गंध आने लगती, यानी उसकी गुणवत्ता यानी उस तेल की जो गुणवत्ता है वो उस खरपतवार के द्वारा खराब कर दी जाती है। ठीक है, जैसे मान लो कि सरसों है उसके अंदर जैसे मान लो कि उसमें कोई कीट लग गया है तो उससे उस जो अपने को उत्पाद प्राप्त होगा, चाहे अपन खल के पर बात करें या फिर जैसे मान लो कि अपन उस ऑयल के पर बात करें, तेल के पर बात करें, तो उसकी गुणवत्ता क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो फसल चक्र अपनाने से कीट व रोगों का नियंत्रण होगा, साथ ही खरपतवारों का भी नियंत्रण होगा, जिससे जो फसल उत्पाद होगी उसकी गुणवत्ता में भी क्या होगी। एक मृदा विकार में कमी, मृदा विकार जैसे मृदाओं की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशाओं में क्या होगा, सुधार होगा, जिससे जैसे अम्लता है, क्षारीयता है, लवणता है, ये कुछ मृदाओं के अंदर दोष पाए जाते हैं
उस दोष के अंदर उनमें क्या होगी, कमी होगी। क्या अपनाने से, फसल चक्र अपनाने से। तो इससे जो मृदा विकार है उसमें कमी आएगी, ठीक है। फसल चक्र मृदा के सभी स्तरों में पोषक, यानी मृदा के सभी स्तरों में पोषक तत्वों का उचित संतुलन बना रहेगा। सभी स्तर का मतलब जो अपन मृदा परिच्छेद का जो अपन ने 11th क्लास में मृदा कार्ड, सोइल कार्ड जिसको अपन बोलते हैं, वो अपन ने पढ़ा था। तो उसमें मृदाओं के जो सही स्तर होते हैं, जैसे ऊपरी मृदाएं हैं, गहरी मृदाएं हैं, उनमें पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग हो जाता है। यानी जैसे अपने सिद्धांत में अपन ने पढ़ा था कि गहरी जड़ वाली फसलों के बाद में ऊपरी जड़ वाली फसलें अपन लेना चाहिए, ताकि गहराई से भी पोषक तत्वों का अवशोषण हो जाए और ऊपर से मृदा सतह से भी जो है पोषक तत्वों का अवशोषण, तो उसका जो संतुलन है वो बना रहे। ठीक है, ये कुछ लाभ है इसके फसल चक्र। आज अपन ने फसल चक्र की जो डेफिनेशन है, उसके जो सिद्धांत है और फसल चक्र के जो लाभ है वो आज अपने कंप्लीट